हेलो नमस्कार। मैं एल के एजुबोर्ड चैनल में आप सभी का करता हूँ। हम पढ़ रहे थे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। किसका? क्षेत्रीय शक्तियों का उदय पढ़ रहे थे, जिसमें हम हैदराबाद के बारे में किसके बारे में पढ़ रहे थे? हैदराबाद के बारे में। और हैदराबाद के बारे में हमने पहली क्लास ले चुके हैं। एक क्लास शुरू कर दी हमने हैदराबाद की, अब दूसरी क्लास शुरू करनी हैदराबाद की, ठीक है ना। तो दूसरी क्लास में हमने पढ़ लिया था अभी पहली क्लास में कि हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र राज्य की, अर्थात स्वतंत्र क्षेत्रीय शक्ति के रूप में हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो निजाम उल मुल्क ने की। किसने की थी? निजाम उल मुल्क ने। उसी को चिनकलीज खां बोला जाता है, उसी को बोला जाता है आसफ जहां। उसी को क्या बोला जाता है? आसफ जहां बोला, ठीक है। तो इस तरह से हम क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे। पहली क्लास हो चुकी है, आज हमारी दूसरी क्लास है। और दूसरी क्लास में हमने पहली क्लास कहां तक पढ़ ली कि निजाम ने स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना की। आज हमें उसके कुछ कार्य शुरू करने हैं। निजाम ने हैदराबाद में क्या क्या कार्य किए वो अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो हेडिंग डालो, निम्न कार्य हैदराबाद में निजाम के कार्य। निजाम उल मुल्क भी बोला जाता है, ठीक है। निजाम के कार्य हैदराबाद में, निजाम के कार्य। लिखिए, सन 1727 से लेकर जब 1724 में हैदराबाद में निजाम ने स्थापना की, किसकी? हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना। और 24 से लेकर 27 तक मराठों से उनके कार्य कैसे रहे थे? संबंध अच्छे रहे थे। मराठों से उनके संबंध अच्छे रहे थे। तो लिखिए, सन 1727 तक निजाम के, देखो मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, निजाम उल मुल्क है पूरा नाम निजाम उल मुल्क है, लेकिन मैं निजाम लिखूंगा, ठीक है। तो सन 1727 तक निजाम के मराठों से संबंध मधुर रहे थे। कैसे रहे? मधुर। परंतु क्या होता है, 1727 तक मधुर रहे थे, परंतु बाद में संबंध खराब हो गए। तो लिख लीजिए, परंतु बाद में संबंध खराब हो गए थे। बाद में संबंध क्या हो गए? विच्छेद, खराब हो गए थे। बात किसके? निजाम के। किसके साथ? हैदराबाद के साथ, ठीक है। हैदराबाद के साथ संबंध खराब हो गए थे। क्योंकि कारण क्या था? तो लिख लीजिए, क्योंकि लिखिए पहला पॉइंट, निजाम ने मराठों को चौथ और सरदेशमुखी देना बंद कर दिया। सरदेशमुखी देना बंद कर दिया। संबंध क्यों खराब हुए? निजाम ने मराठों को चौथ और सरदेशमुखी देना बंद कर दिया, ठीक। क्यों कर विच्छेद हो गए? इसी कारण। अगला पॉइंट है कोल्हापुर के शासक। अगला पॉइंट लिखिए, कोल्हापुर में कौन बैठा था?
संभाजी द्वितीय। देखो कोल्हापुर में कौन बैठा, संभाजी द्वितीय। सतारा में कौन बैठे थे, सतारा में बैठे थे उस समय शाहू। कौन बैठे, शाहू। और पूना में कौन थे, पेशवा। तो 3 केंद्र थे मराठों के। तो लिखिए कोल्हापुर के शासक संभाजी द्वितीय, संभाजी द्वितीय को सहयोग करना शुरू कर दिया, को सहयोग करना शुरू कर दिया। क्या हुआ था कि इधर मैंने बताया ना, कोल्हापुर में संभाजी द्वितीय बैठे, सतारा में शाहू बैठे थे और पूना में बैठे पेशवा। 3 केंद्र थे मराठों के। अब उस समय छत्रपति, मतलब जो शाहू था प्रमुख छत्रपति था किन पेशवाओं के अनुसार, लेकिन निजाम ने क्या बोला था कि मैं निर्विवाद मतलब मुख्य रूप से जो छत्रपति है उसको टैक्स दूं। और उसने किसको मान लिया था, कोल्हापुर के शासक संभाजी द्वितीय को निर्विवाद छत्रपति मान लिया। किसने, निजाम ने। अर्थात निजाम संभाजी द्वितीय और शाहू के बीच विवाद उत्पन्न करना चाह रहा था। ठीक है, चलो आगे लिखिए। उपरोक्त कारणों के चलते देखिए, उपरोक्त कारणों के चलते उपरोक्त कारणों के चलते मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने निजाम पर अभियान किया, निजाम पर अभियान किया। ठीक है, किस पर अभियान किया था, निजाम पर अभियान किया था। क्यों किया था, क्योंकि वो टैक्स नहीं दे रहे थे। चौथ और सरदेश मुखी जो कर होता था वो नहीं दे रहा था निजाम, और उसने संभाजी को सहयोग करना शुरू कर दिया था, इसीलिए उसने अभियान किया था। अगला पॉइंट लिखिए, 28 फरवरी 1728 को, अगले स्लाइड पर आइए। 28 फरवरी 1728 में पालखेड़ा का युद्ध होता है, पालखेड़ा का युद्ध होता है। जिसमें जिसमें संभाजी सेकंड, जिसमें निजाम और संभाजी सेकंड और संभाजी सेकंड पराजित हुए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, जिसके परिणाम स्वरूप 6 मार्च 1728 को, कब, 6 मार्च 1728 को मुंशी शिवगाम की संधि हुई। मुंशी शिवगाम की संधि हुई।
कब हुई थी? 6 मार्च 1728 को कौन सी संधि हुई? मुंशी शिवगाम की संधि हुई। ठीक, क्यों हुई थी? कौन सा युद्ध हुआ था? 28 फरवरी 1728 को पालखेड़ा के युद्ध हुआ। उसके बाद परिणाम जिसमें कौन निजाम पराजित हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप एक संधि होती है, कौन सी? मुंशी शिवगाम की संधि होती है। और मुंशी शिवगाम की संधि कब हुई? 6 मार्च 1728 को हुई थी। अब इस संधि के प्रावधान क्या थे वो हम लिख लेते हैं। संधि के प्रावधान, ठीक है ना? संधि के प्रावधान हमें लिखना है। लिखिए, पहला प्रावधान लिखिए, चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार किया। चौथ और सरदेशमुखी कौन देना स्वीकार करेगा? निजाम। चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार किया। ठीक है ना? चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार किया। संभाजी सेकंड की मदद नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा, स्वीकार किया। किसने स्वीकार किया? निजाम ने। ठीक है, साहू को सर्वे सर्वा या मुख्य छत्रपति माना। अगला है, साहू को छत्रपति माना। साहू को छत्रपति माना। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ले। ये सारे मुंशी शिवगाम की संधि के प्रावधान थे। कब हुई थी? 6 मार्च 1728 को होती है। और इस संधि के प्रावधान ये है, इस संधि के प्रावधान ये है। ठीक है, अब अगला पॉइंट डालो। पहला कार्य तो यही था, हमने पढ़ लिया कि मराठाओं के साथ संबंध कैसे रहे, 1727 तक मधुर रहे थे। कालांतर में जब बाद में इस संबंधों में थोड़ी दरार पड़ गई, मतलब थोड़ी सी समस्या आ गई। ठीक है, और उसके कारण मैंने बता दिया कि निजामों को चौथ सरदेशमुखी नहीं दे रहे थे, ये वो। ठीक, चलो अगली हेडिंग डाल लो। अगला पॉइंट 1739 में, अगला पॉइंट लिखिए, 1739 में उत्तर भारत में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। उत्तर भारत में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। सत्रह सौ उनचालीस में उत्तर भारत में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, जिसमें नादिर शाह ने निजाम को दिल्ली का शासक बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत दिया। नादिर शाह ने निजाम को दिल्ली का शासक बनने का प्रस्ताव दिया। ठीक है ना? दिल्ली का
शासक बनने का प्रस्ताव दिया था। किसने दिया था? नादिर शाह ने। किसको दिया था? निजाम को। किसने दिया? किसको दिया? निजाम को दिया। नादिर शाह ने दिया था, क्योंकि जब नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करता है उस समय वहां दिल्ली का शासक मतलब मुगल बादशाह कौन था? उस समय मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह। क्या नाम था? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह को हटा के निजाम को दिल्ली का शासक बनने का ऑफर दिया था। किसने दिया था? नादिर शाह ने। ठीक है, चलो लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। परंतु निजाम ने अस्वीकार कर दिया। परंतु निजाम ने अस्वीकार कर दिया। क्योंकि आज भी भले स्वतंत्र हो गए 1724 में, निजाम ने स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना कर ली, परंतु आज भी वो राज्य दिल्ली से मतलब जो मुगल बादशाह थे उनके प्रति कृतज्ञ थे। उनके प्रति आज भी कृतज्ञ थे। नियमित कर भेजते थे उनके लिए। भले स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली लेकिन नियमित कर भेजते थे। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखिए। अंततः 1748 में अंततः 1748 में निजाम की मृत्यु हो जाती है। निजाम की मृत्यु हो जाती है। कब हुई थी? 1748 में निजाम की मृत्यु। अब निजाम की मृत्यु हुई तो उसके पुत्रों के बीच, उसके छह पुत्र थे, 7 पुत्रियां थी। किसकी? निजाम की। तो उनके मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। निजाम ने नासिर जंग को अपना उत्तराधिकारी बनाया, परंतु जो दिल्ली में बादशाह बैठे थे ना, मुगल बादशाह बैठे थे, उन्होंने दक्कन का सूबेदार मुजफ्फर जंग को नियुक्त किया, जो कि नासिर जंग का भतीजा था। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने आपको तृतीय कर्नाटक युद्ध, अब देखो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको पृष्ठभूमि बता देता हूं कि क्या हुआ था कि निजाम की मृत्यु हो जाती है 1748 में। उसने, निजाम ने मृत्यु से पहले अपने पुत्र नासिर जंग को उत्तराधिकारी बनाया था, परंतु जो दिल्ली में मुगल बादशाह बैठे थे ना, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने दक्षिण का सूबेदार मुजफ्फर जंग को नियुक्त किया। अब मुजफ्फर जंग दक्षिण का सूबेदार बना था, तो उसने उस हैसियत से कि मैं मुगलों का सूबेदार हूं दक्कन का, उसने उस हैसियत से यह दावा किया कि मुझे निजाम बनाया जाए, अर्थात मुझे यहाँ का शासक बनाया जाए। किसने? मुजफ्फर जंग ने। अब दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध होता है, और दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, इस कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया था। कब? 1749। द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है जिसमें मुजफ्फर जंग का साथ दिया था फ्रांसीसियों ने और नासिर जंग का साथ दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, तो लिखिए अगला पॉइंट। तत्पश्चात मृत्यु हो गई। तत्पश्चात नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। युद्ध हुआ जिसमें फ्रांसीसियों के सहयोग से मुजफ्फर जंग
मुजफ्फर जंग शासक बना। अगला पॉइंट लिखिए, मुजफ्फर जंग की हत्या कर्नूल और सवानूर के अफगानों द्वारा कर दी। अफगानों द्वारा कर दी गई, कर दी गई। अगला पॉइंट लिखिए, कब? 1751 में, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखिए, मुजफ्फर जंग के बाद सलावत जंग शासक बनता है। सलावत जंग शासक बनता है। ठीक है ना। कौन बना? मुजफ्फर जंग के बाद सलावत जंग शासक बना था। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, अगली स्लाइड पे आ जाइए। सलावत जंग की मृत्यु के बाद, अगला पॉइंट लिखिए, सलावत जंग की मृत्यु के बाद सत्रह सौ बासठ में निजाम अली खां निजाम अली खां अगला नवाब बना। ठीक है ना। कब? 1762 में निजाम अली खां अगला नवाब बना। कौन बना? निजाम अली खां अगला नवाब बना। कब? 1762 में। जिसका पूरा नाम निजाम अली खां सिद्दीकी था। क्या नाम था? निजाम अली खां सिद्दीकी था। जिसने जिसने आसफ जहां सेकंड की आसफ जहां सेकंड की उपाधि धारण की। ठीक है ना। उपाधि धारण की किसने? निजाम अली खां सिद्दीकी ने। ठीक है। जो कि 1803 तक निजाम रहा था। जो कि 1803 तक निजाम रहा। ठीक। कब तक रहा? 1803 तक निजाम रहा। अब इस समय
मतलब इस किसने, निजाम अली खां सिद्दीकी ने अर्थात आसफ जहां सेकंड ने क्या क्या कार्य किए वो हम देखते हैं। ठीक है, तो लिखिए इस समय कार्य या इसके कार्य हेडिंग ना, लिखिए मैसूर और मराठा, आप कीजिए थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। इस समय क्या क्या हुआ वो देखना है अपन ने, इस समय क्या क्या हुआ वो देखना है। ठीक है, लिखिए मैसूर और मराठा क्षेत्र शक्तिशाली हुआ। मैसूर वो मराठा क्षेत्र मजबूत हुआ। ठीक है ना, क्या क्या हुआ, मैसूर और मराठा क्षेत्र मजबूत हुआ। अगला पॉइंट है मुगल कमजोर हो गए। भाई बिल्कुल सही बात है, मुगल तो कमजोर हो ही गए क्योंकि कमजोर उत्तराधिकारी थे, मुगल कमजोर हुए। ठीक है, हैदराबाद में ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप बढ़ गया था, ऐसा लिखो हैदराबाद में अंग्रेजों का या ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप बढ़ गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए उपरोक्त कारणों के चलते हैदराबाद कमजोर हुआ। यहां से लिख लीजिए उपरोक्त कारणों के चलते हैदराबाद कमजोर हुआ। तब उपरोक्त कारणों के चलते हैदराबाद कमजोर हुआ और सितंबर 1798 में, सितंबर 1798 में लॉर्ड वेलेज अली द्वारा सहायक संधि सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराने वाला, हस्ताक्षर करने वाला लॉर्ड वेलेज अली द्वारा सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य बना। राज्य बना। कौन बना, हैदराबाद। इस तरह हैदराबाद का अंत हो गया। मतलब लॉर्ड वेलेज अली द्वारा 1798 में सहायक संधि थोपी गई थी। उस सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था, हैदराबाद था। उसके बाद मैसूर था, उसके बाद तंजौर था। इस तरह से सहायक संधियों पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो हमने हैदराबाद की शुरुआत की थी कहां से, 1724 में चिनकलीज खान ने अर्थात निजाम उल मुल्क ने अर्थात आसफ जहां ने हैदराबाद की, स्वतंत्र हैदराबाद की नींव रखी थी। और धीरे धीरे कैसे अंत हुआ, कैसे कर्नाटक युद्ध हुआ वो हम पढ़ चुके हैं फ्रांसीसियों के आगमन में। जब फ्रांसीसी आए थे कर्नाटक, फ्रांसीसी कंपनी स्थापना कर रहे उस समय हम पढ़ चुके हैं कर्नाटक के युद्धों को। तो इस तरह से हैदराबाद हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगला टॉपिक है हमारा अवध। क्या है, अवध। अगली रियासत कौन सी है, अवध।
सबसे पहले तो हमें जानना है कि अवध में हमें पढ़ना क्या क्या है। भाई अवध रियासत में स्वतंत्र रियासत स्थापना 1722 में कर ली सादत ने, ठीक है। तो उस सादत ने स्वतंत्र रियासत की स्थापना की कब? 1722 में। तो हमें उसमें पढ़ना क्या क्या है ये देखना है सबसे पहले। तो देखते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले देखना है इसकी अवधारणा, अवधारणा के बाद देखना है यहाँ के नवाब, और नवाब के बाद देखना है हमें इसका विलय। ठीक है, जैसे हैदराबाद की सहायक संधि, हैदराबाद को सहायक संधि के तहत विलय किया गया, इसी तरह इसका विलय कैसे किया गया था 1856 में? कैसे किया? कुशासन के आधार पर, कुशासन की नीति के आधार पर अवध का विलय किया गया। तो हमें सबसे पहले देखना है इसकी अवधारणा। क्या देखना है? अवधारणा। ठीक है, सबसे पहले अवधारणा देखना है। अवधारणा के बाद देखने हैं इसके प्रमुख नवाब। अवध में नवाब बैठे। फिर इसका देखना है अवध का विलय, अवध का विलय। ठीक है, अवध का विलय। तो अवधारणा में हमें देखना है सबसे पहले भौगोलिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक पृष्ठभूमि। उसके बाद देखनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, भौगोलिक, ऐतिहासिक और स्वतंत्र सत्ता की स्थापना। अगला पॉइंट क्या देखना है? स्वतंत्र सत्ता की स्थापना। ठीक है ना, अगला क्या देखना है? स्वतंत्र सत्ता की स्थापना हमें देखनी है। तो हेडिंग डाल लो, सबसे पहले हेडिंग डाल लो भौगोलिक पृष्ठभूमि। क्या देखना है? भौगोलिक पृष्ठभूमि किसकी? अवध की। एक मैप ले लेते हैं, मैप के थ्रू हम आपको बताएंगे। ये रहा अवध। देख रहे हो अवध कैसे लिखा है? OUDH, OUDH। ठीक है ना। अवध वाला क्षेत्र अगर हम देखा जाए, देखें तो छोटा सा दर्शा दे, ये रहा अवध। और हम एक मैप के थ्रू बताएं अवध का क्षेत्र, तो यहाँ देखो, यहाँ अवध का क्षेत्र आता है पूरा। इधर यहाँ दिल्ली आ जाती है, और यहाँ आ जाता है बंगाल वाला क्षेत्र पूरा, ये बंगाल वाला क्षेत्र। इसके बाद नीचे जो क्षेत्र आता है, इसके ऊपर आता है रोहिलखंड, रोहिलखंड, और इसके ऊपर आ जाता है नेपाल। इसके ऊपर क्या आ जाता है? नेपाल। फिर इधर क्या आता है? राजपूताना। ये अपना आ जाएगा पूरा मध्य, मतलब मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, और यहीं पर है अपना बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये है रोहिलखंड, रोहिलखंड। ठीक है, इसके बाद ये अवध, और ये वाला क्षेत्र है ना, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है। लखनऊ, ठीक है, कानपुर, लखनऊ है, लखनऊ वाला क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र है ना,
ये पूरा क्या है, अवध है। इसके बाद यहाँ है बंगाल, ये बंगाल वाला क्षेत्र, और ये है अपना बुंदेलखंड, और ये रोहिलखंड ऊपर नेपाल है। ठीक है, इस तरह से ये क्षेत्र बटा था। तो अवध की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है वो, उसके बारे में हम थोड़ा सा लिखना शुरू करेंगे। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, वर्तमान यूपी का, वर्तमान यूपी मतलब उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, वर्तमान यूपी का कौन सा क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें अयोध्या, अयोध्या, जिसमें अयोध्या, लखनऊ, इलाहाबाद, इलाहाबाद, कानपुर इत्यादि कानपुर इत्यादि क्षेत्र शामिल है। कानपुर इत्यादि क्षेत्र शामिल है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, भौगोलिक पृष्ठभूमि। ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखिए, जिसका विस्तार, जिसका विस्तार कन्नौज से, कन्नौज से कर्मनाश नदी तक है, कर्मनाश, कन्नौज से कर्मनाश नदी तक है। इसका विस्तार कहां से, कन्नौज से कर्मनाश नदी तक है। अगला पॉइंट लिखिए, इस प्रकार, अगला है इसे, अगला पॉइंट, इसे बफर स्टेट कहा जाता है, बफर स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बफर स्टेट कहा जाता है। बफर स्टेट का मतलब होता है दो बड़े राज्यों के बीच एक छोटा राज्य। बफर स्टेट का मतलब क्या है, दो बड़े राज्यों के बीच छोटा राज्य, अर्थात बंगाल और दिल्ली के मध्य कौन सा है, अवध था। बंगाल और दिल्ली के मध्य क्या था, अवध था, इसीलिए इसे बफर स्टेट नाम दिया गया अंग्रेजों द्वारा, बफर स्टेट, क्योंकि अंग्रेजों को इस मतलब बंगाल से सीधा रास्ता था दिल्ली के। ठीक है, बफर स्टेट कहा जाता है। तो लिख लो, बफर स्टेट किसे कहा जाता है उसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। दो बड़े राज्यों के बीच दो बड़े राज्यों के बीच का क्षेत्र, जैसे बंगाल और दिल्ली के मध्य, जैसे बंगाल और दिल्ली के मध्य। ठीक है, जैसे बंगाल और दिल्ली के मध्य। अगली पॉइंट, अगली हेडिंग डाल लो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अगली हेडिंग क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिखिए,
1350 तक, ऐसे लिखिए, 1350 तक अवध सल्तनत कालीन, 1350 तक अवध सल्तनत कालीन शासकों के अधीन था। इसके अधीन था, सल्तनत कालीन शासकों के अधीन था। अगला पॉइंट लिखिए, 1394 से 1478 तक, कब, 1394 से 1478 तक अवध, 1478 तक अवध जौनपुर के सरकी शासकों के अधीन था। किसके अधीन? सरकी शासकों के अधीन था। कब? 1394 से 1300, माफ कीजिए, 1394 से 1478 तक। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, 1555 में, ऐसा लिखिए, लगभग 1555 में अवध मुगलों के अधीन आ गया। मुगलों के अधीन आ गया। कब आ गया था? 1555 में। ठीक है ना, अवध मुगलों के अधीन आ गया था। कब आ गया था? 1555 में। अगला पॉइंट लिखिए, मुगल यहां पर एक गवर्नर नियुक्त करते थे जिसे नाजिम या नवाब कहा जाता। आ गया, तथा मुगल यहां पर एक गवर्नर नियुक्त करते थे, एक गवर्नर नियुक्त करते थे जिसे नाजिम या नवाब कहा जाता था। ठीक है ना, क्या कहा जाता था? नाजिम या नवाब कहा जाता था। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम यहाँ के प्रमुख नवाब, मतलब एक परिचय, मतलब इसकी स्वतंत्र अवध की स्थापना किसने की थी, जैसे सादत खान ने की थी, तो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। परिचय मतलब एक तरह से इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि हमने देख ली, ऐतिहासिक देख ली। अब हम थोड़ा सा उसकी स्वतंत्र राज्य की स्थापना कराएंगे, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।